नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर चैनल योयो बायो, जहां हमारे आज के बायोलॉजी क्लास में हम लोग बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि जब भी हम एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, सेंस करने के लिए कुदरत ने हमको 5 सेंसरी ऑर्गन दिए, यानी पर्यावरण का किसी भी तरह का हलचल हम 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू पिकअप करते हैं। So eyes for vision, nose for smell, tongue for taste, ears for listening, that is sound vibration, and skin for touch. तो जब भी किसी भी तरह का हलचल, किसी भी तरह का स्टिमुलस हम सेंस करते हैं, तो वो किसी ना किसी न्यूरॉन में कोई ना कोई हलचल पैदा करता होगा। जैसे अगर मैंने कुछ देखा, सो मेरे आंखों के अंदर जो न्यूरॉन होगा उसमें कोई ना कोई हलचल होती होगी। जैसे मैंने कुछ स्मेल किया, किचन में कुछ अच्छा खाने को बनाया जा रहा है, हमने स्मेल किया, तो ये स्मेल का एहसास हमको कैसे हो, यानी नाक के अंदर किसी ना किसी न्यूरॉन में कोई ना कोई हलचल होगी। जैसे हमने कुछ टेस्ट किया, सो टंग के अंदर जो न्यूरॉन है उसमें कोई ना कोई हलचल होगी। जैसे हम कुछ सुनते हैं तो कानों के अंदर से जो नस है उसके अंदर जो न्यूरॉन है उसमें कोई ना कोई हलचल होगी बेटा। जैसे हम कुछ टच करते हैं, ठंडा गरम टच करते हैं, तो ठंडा गरम का एहसास हमको क्यों होता है? क्योंकि न्यूरॉन के अंदर कुछ ना कुछ हलचल होगा। और ये जो हलचल न्यूरॉन के अंदर होती है उसको हम बोलेंगे नर्व इम्पल्सेस, यानी न्यूरॉन में ये हलचल, ये इंपल्स कैसे पैदा होती है, दैट इज जनरेशन। और कैसे ये हलचल, कैसे ये संदेश, कैसे ये इंपल्स आगे की तरफ भेजा जाता है, दैट इज कंडक्शन। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। टॉपिक का पूरा बैंड बजा देंगे। लेक्चर लास्ट तक देखो, बैंड तो छोड़ो, पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा देंगे। So the topic for today is generation and conduction of nerve impulses. एक न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कैसे बनता है और वो इम्पल्स कैसे आगे भेजा जाता है दूसरे न्यूरॉन के पास, और ऐसे न्यूरॉन से न्यूरॉन ये मैसेज, ये इम्पल्स भेजा जाता है, फिर वो मैसेज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में समझा जाता है, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वापस किसी ना किसी न्यूरॉन के द्वारा वही इंपल्स को भेज के कोई ना कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो हर न्यूरॉन के अंदर जैसे ही हम कुछ भी सेंस करेंगे, चाहे वो विजन हो या स्मेल हो या टेस्ट हो या फिर कोई नॉइज या साउंड हो या फिर कोई टच हो, पेन हो, प्रेशर हो, किसी भी तरह का स्टिमुलस हमारे न्यूरॉन को कैसे एक्साइट करता है और उसके अंदर इंपल्स कैसे बनाता है, आइए देखें। अब बच्चों मान के चलो ये एक सेल है। इस टॉपिक को समझने के लिए टोटल 5 पॉइंट्स हमको समझना है, सिर्फ 5 पॉइंट। ओके, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट मान के चलते हैं ये एक सेल है। हर सेल के मेम्ब्रेन पे खास तरह का प्रोटीन चिपका होता है जो सोडियम और पोटेशियम को आने जाने में कंट्रोल करता है। इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल। सोडियम के आने जाने के लिए अलग रास्ता है, पोटेशियम के आने जाने के लिए अलग रास्ता है। तो पहले ये रास्ता ड्रॉ कर लेते हैं। तो सोचो, ये पतला पतला 2 पाइप बनाया बेटा, सोडियम के लिए, और ये पतला पतला 2 पाइप बनाया पोटेशियम के लिए, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब यही पाइप को मैं एकदम ही ज्यादा मोटा बना रहा हूं बेटा, इतना मोटा बना रहा हूं कि दोनों आपस में चिपके हैं। ये सोडियम के लिए, और इसी को मोटा बनाता हूं इस तरफ, दोनों आपस में चिपके हैं, ये पोटेशियम के लिए।
अब बेटा ये है सोडियम पोटेशियम चैनल, मैं यहां लिखता हूं बेटा सोडियम यानी Na, केमिस्ट्री का लैंग्वेज। सोडियम को Na+ लिखते हैं। Na+ यानी नेट्रियम बेटा, उसका असली नाम नेट्रियम है, गांव में उसको सोडियम बोलते हैं पर उसके आधार कार्ड पे नेट्रियम लिखा है बेटा। ओके, और ये है पोटेशियम। पोटेशियम का असली नाम है केलियम। ओके, सो ये है सोडियम पोटेशियम चैनल, यानी इसी के द्वारा सोडियम अंदर बाहर आ जा सकता है और इसी के द्वारा पोटेशियम अंदर बाहर आ जा सकता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला लेक्चर ना मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगा। ओके, ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है। अक्सर लोगों को कैसा है ना, पढ़ने के लिए पढ़ लेते पर ये टॉपिक एकदम क्लियरली उनको पता नहीं चलता है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है हमारे न्यूरॉन के अंदर। और हम लोग इस लेक्चर में वही बात करने वाले हैं कि हमको एहसास कैसे होता है, विजन का एहसास कैसे होता है, हमको साउंड का एहसास कैसे होता है, टेस्ट का एहसास, पेन, प्रेशर, टच, ये सब जब स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस जब हमारे बॉडी में आता है तो न्यूरॉन में क्या हलचल होती है, वो कैसे ये इंपल्स बनाता है, वो समझना है। 5 पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट बोलता है ये सोडियम पोटेशियम के आने जाने का रास्ता है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल। अब देखो ये पतला पतला पाइप बनाया तो ये रास्ता खुला है, तो सोडियम पोटेशियम आ जा सकता है। अब यहां देखो, यहां सोडियम पोटेशियम आ जा नहीं सकता है बेटा, क्रॉस कर देता हूं मैं, यानी दरवाजा बंद है, यहां पर दरवाजा खुला था। सो अब इजी भाषा में हम लोग ये बोलेंगे सोडियम पोटेशियम चैनल इस वाले सिचुएशन में ओपन है और यहां पर सोडियम पोटेशियम चैनल इस वाले सिचुएशन में बंद है। ठीक है, इजी है। तो इस बिल्डिंग का 2 गेट है, एक गेट से सिर्फ सोडियम आता है और एक गेट से सिर्फ पोटेशियम आता है। ये चैनल की खास बात ये है कि ये दोनों चैनल सेपरेट है, सोडियम के आने जाने का रास्ता, पोटेशियम के आने जाने का रास्ता अलग अलग है। दूसरी बात, ये गेट खुद ब खुद बंद होता है, इट इज सेल्फ ऑपरेटिंग, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बेसिक हमको ये सिखाता है, सोडियम पोटेशियम चैनल के अलावा सेल के पास सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप भी होता है। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जैसे पानी का पंप होता है, वो क्या करता है, पानी को ढकेलता है, तो पानी को किधर देना है किधर से लेना है, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट वाटर पंप करता है। उसी तरह से सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप भी होता है सेल मेम्ब्रेन पे बेटा। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है ना, इधर देखो, तो ये अलग किस्म का रास्ता है, समझो ये सोडियम पोटेशियम पंप है बेटा। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप की खास बात यह है कि ये ध्यान से देख, हर 2 पोटेशियम के पीछे K+, हर 2 पोटेशियम के पीछे जब ये 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेता है ना, तो 3 सोडियम को सेल के बाहर फेंकता है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में तुझे बोल रहा हूं, फॉर एवरी 2 पोटेशियम विच एंटर्स इनसाइड द सेल, 3 सोडियम इज थ्रोन आउटसाइड द सेल। लैंग्वेज याद रखो, सेल के आजू बाजू में जो भी पानी है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब सोडियम पोटेशियम पंप का यही काम है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है ना, हर 2 पोटेशियम को जब अंदर लेता है तो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है।
इसके वजह से इंट्रासेल्यूलरली यानी सेल के अंदर पोटेशियम आयोन्स बहुत ज्यादा होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलरली यानी सेल के बाहर सोडियम आयोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इतना समझ गया? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब यहां मैं इसका थियरी भी लिख देता हूं। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, दो पोटेशियम को अंदर ले रहा है इन, और 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, दैट इज आउट। ओके, चलो अब हमारा पहला बेसिक हो गया बेटा। मस्त, देखते देखते 5 पॉइंट हो जाएगा, तुझे टॉपिक जबरदस्त समझ में आ जाएगा और फिर तुझे समझ में आएगा कि क्यों अवस्थी सर ये सब्जेक्ट के पीछे पागल है, क्यों इसको बायोलॉजी को बायोलॉजी बोलता है। ओके, और अगर तुझे लेक्चर समझ में आए तो तू भी जाके सभी बायो स्टूडेंट्स को, उन सभी लोगों को बता जिसको बायो से प्रेम है कि ये बायो बायो नहीं है, ये है यो बायो। बेसिक नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट बेसिक नंबर 2, कमिंग बैक टू द सेल। तूने अपने दोस्त के शरीर में से एक सेल निकाला बाहर, ठीक है? तो ये क्या है बेटा? ये एक दोस्त का सेल है। ओके, सेल निकालने से पहले परमिशन ले लेने का कि मैं तेरे शरीर से एक सेल निकालूं। अगर वो ना बोलेगा ना, 6 सेल निकाल लेना और बोलना दोस्ती किया है तो मना नहीं करने का, दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा। सो अब आगे टॉपिक में हम लोग जहां जहां सर्कल देखेंगे उसको मान के चलेंगे कि ये सेल है बेटा। ओके, अब हर सेल, बेसिक नंबर 1 हो गया हमारा। बेसिक नंबर 2, हर सेल जब आराम कर रहा होता है, when it is in resting state, हर सेल जब आराम कर रहा होता है तब वो अंदर से नेगेटिव होता है और वो बाहर से पॉजिटिव होता है। सुना? अभी टॉपिक देख, बहुत हाई लेवल पे जाएगा। हर सेल रेस्टिंग स्टेट में जब वो आराम कर रहा होता है तब वो अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव है। दैट मीन्स इंट्रासेल्यूलरली वो नेगेटिव है और एक्स्ट्रा सेल्यूलरली वो पॉजिटिव है। हाईफाई लैंग्वेज में बताते जाता हूं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पॉजिटिव आयोन्स ज्यादा होंगे और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में या तो नेगेटिव आयोन्स होगा इसीलिए नेगेटिव है, या तो फिर पॉजिटिव आयोन्स कम होंगे यानी कम पॉजिटिव है यानी कंपैरेटिवली नेगेटिव है। नेक्स्ट बेसिक नंबर 3, यही सेल जब काम कर रहा है when it is put to action, चलो ध्यान दो, एक्शन का टाइम आ गया। ओके, लाइट्स कैमरा एक्शन। अब यही सेल जब काम कर रहा होता है ना तब वो अंदर से पॉजिटिव होता है और बाहर से नेगेटिव होता है। सर ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव, मैं तो एग्जाम में भूल जाने वाला हूं, पक्का डेफिनेटली तू भूल जाएगा, मुझे विश्वास है तेरी बुद्धि पे। सो इसीलिए अब यहां पर एक टेक्निक बना के चलते हैं हमारे यो स्टाइल में। इसको ऐसे याद रखो, ये सेल ना ये तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम जिंदगी में सिर्फ आराम कर रहा है, सिर्फ आराम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, सो वो कहावत है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। सो अगर तुम जिंदगी में सिर्फ आराम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे जिंदगी के अंदर नेगेटिविटी आएगी और सारी पॉजिटिविटी बाहर। और वही जगह पे अगर तुम जिंदगी में सिर्फ कर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, अगर जिंदगी में तुम सिर्फ काम करते जा रहे हो तो जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और सारी नेगेटिविटी बाहर। सो यो बायो समझ में आए?
ये याद रखना। तो जिंदगी में अगर आराम कर रहा है तो तू अंदर से नेगेटिव है, और जिंदगी में अगर तू कर्म कर रहा है तो तू अंदर से पॉजिटिव है। ओके, सो ये अपना पहला टेक्निक। अब इसका हिसाब किताब ले लेते हैं कि व्हेनेवर द सेल इज इन रेस्टिंग स्टेट, वो अंदर से नेगेटिव क्यों होता है? वो अंदर से नेगेटिव इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास अंदर की तरफ, ये देखो सोडियम पोटेशियम पंप के हिसाब से, उसके पास अंदर की तरफ पोटेशियम आयंस होते हैं और बाहर की तरफ सोडियम आयंस होते हैं। क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जब काम करता है ना, तो वो 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर लेता है। अब देखना, बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, इसलिए बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ पॉजिटिव आयंस कम है, इसलिए अंदर की तरफ कम पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव है। और ये नेगेटिव होने का एक और रीजन है कि बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड सेल के न्यूक्लियस में होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसलिए जब भी एक सेल काम कर रहा होता है ना, तो वो, जब भी एक सेल आराम कर रहा होता है तो वो अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव। ये समझा? अच्छा, अब इसको कैसे याद रखें? अब इस पे भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाहर की तरफ, एंड पोटेशियम इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, यानी अंदर की तरफ। अब अपना योयो पॉइंट, योयो टेक्निक नंबर 2 सुन ध्यान से। पहला टेक्निक क्या था? अगर जिंदगी में सिर्फ आराम कर रहा है तो जिंदगी के अंदर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी बाहर। अगर जिंदगी में तू कर्म कर रहा है तो पॉजिटिविटी अंदर है और नेगेटिविटी बाहर। अब दूसरा टेक्निक ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल का बाउंड्री है, यानी अपना घर का जो बाउंड्री, जो दरवाजा होता है ना, वो है, दायरा है, लिमिट है। सो सेल के दरवाजे पे 2 जन ने दस्तक दिया, नॉक नॉक, ठोका। अब पहला जो इंसान था ना, वो बहुत ही अकड़ू था। उसने सेल को बोला, ए मुझे अंदर आने दे, मुझे अंदर आने का है। तो सेल ने बोला, ये कौन सी तमीज है, ऐसे कौन बात करता है? सो बाहर खड़े रह के वापस बोल रहा है, तू मुझे अंदर आने देगा क्या? सेल ने उसको बोल दिया ना। देखो अपना सेकंड टेक्निक, ना बोल दिया, यानी Na+ किधर? बाहर, ना बोल दिया ना, सो Na+ तुमको मिलेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब दूसरा जो इंसान है वो सेल के दरवाजे पे दस्तक देता है, बड़े प्यार से पूछता है, माननीय सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो सेल बड़ा खुश हो जाता है और उसको शॉर्टकट लैंग्वेज में, हम लोग कैसे मोबाइल में मैसेज में ओके को सिर्फ के लिखते हैं, तो सेल उसको बोलता है ओके, यानी के, यानी इसको अंदर आने दिया। तो इसको अंदर नहीं आने दिया, इसको ना बोल दिया, यानी अब ये एमसीक्यू याद रखना, ना यानी सोडियम, सो सोडियम को ना बोला यानी वो सेल के बाहर है, यानी सोडियम इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और पोटेशियम को ओके बोला, यानी पोटेशियम इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ये सारा टेक्निक याद रखो, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक अवस्थी सर ने खुद बनाया है ताकि बायो बायो हो जावे, ओके, ठीक है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब कहानी कुछ ऐसी है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, यानी पॉजिटिविटी है, अंदर की तरफ नेगेटिविटी है। इसके वजह से ये आयंस का डिफरेंस आने की वजह से, ओके, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं आरएमपी। आरएमपी, जिसका ऑन एन एवरेज वैल्यू इज -70 मिलीवोल्ट्स और जिसका रेंज वाला वैल्यू इज -50 से लेकर -100 मिलीवोल्ट्स। अब सर ये आरएमपी क्या होता है? सो आरएमपी का फुल फॉर्म हम लोग यहां लिखेंगे, आरएमपी स्टैंड्स फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी एक सेल जब आराम कर रहा है तो उसके मेम्ब्रेन के अंदर कितना नेगेटिविटी है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या वैल्यू है, नेगेटिविटी का क्या वैल्यू है, तो उसका वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट्स और उसका रेंज है -50 से लेकर -100 मिलीवोल्ट्स। ये समझा? अच्छा, अब दूसरा हाईफाई लैंग्वेज समझ ले बेटा। इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर पॉजिटिविटी है और अंदर नेगेटिविटी है। ओके, सो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, दीज आर लाइक ऑपोजिट। जैसे पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, सो इस तरह से ऑपोजिट पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से रेस्टिंग स्टेट का दूसरा नाम है पोलराइज्ड स्टेट। रेस्टिंग स्टेट का दूसरा नाम है पोलराइज्ड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, अब बेसिक नंबर 2 भी हो चुका बेटा। सो बेसिक नंबर 1 और बेसिक नंबर 2 का हो गया स्वाहा। अब चलते हैं बेसिक नंबर 3 की तरफ। अब अवस्थी सर ने क्या सिखाया था, जब भी कोई सेल कर्म कर रहा है, जब भी कोई सेल एक्शन में है, तब वो अंदर से पॉजिटिव होता है और बाहर से नेगेटिव होता है। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि ये अंदर से पॉजिटिव ऐसे कैसे हो गया। सो इस टाइम पे जब भी कोई सेल काम कर रहा होता है ना, तो इस टाइम पे सोडियम चैनल ओपन्स, सोडियम चैनल खुल जाता है। यानी ये जो सोडियम और पोटेशियम चैनल बंद है और सोडियम पोटेशियम पंप ने सोडियम पोटेशियम की वजह से ये कंडीशन अवेलेबल करवा के दिया था। अब क्या होगा ना, सोडियम चैनल खुल जाएगा, पोटेशियम चैनल बंद है बेटा। तो सोडियम चैनल की वजह से क्या होगा, जितना भी सोडियम बाहर की तरफ था वो सोडियम अंदर घुसना चालू करेगा बेटा, राइट। तो सोडियम चैनल खुलने की वजह से सब सोडियम अंदर एंट्री मार रहा है बेटा, राइट। अच्छा, और पोटेशियम तो था ही। तो अब क्या हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव आयोन से ज्यादा हो गए, इसलिए अंदर पॉजिटिविटी, और बाहर का पॉजिटिविटी तो अंदर आ गया ना, तो बाहर कम पॉजिटिव है इसलिए बाहर नेगेटिव हो जाएगा बेटा। इसीलिए व्हेनेवर एनी सेल इज पुट टू एक्शन, जब वो कर्म कर रहा होता है तो उसका सोडियम चैनल ओपन होता है जो सारे सोडियम को अंदर ले लेता है बेटा। ओके, मैक्सिमम सोडियम एकदम रैपिडली फटाफट अंदर भरना चालू हो जाता है, जिसके हिसाब से सेल के अंदर पॉजिटिविटी आ जाता है और बाहर नेगेटिविटी आ जाता है। अब ये सोडियम का अंदर एंट्री होने की वजह से अब सेल में हलचल हो रही है। देखो यहां से एहसास बोला था ना तुझे, न्यूरॉन कैसे इंपल्स बनाएगा, उस पे आएंगे थोड़ी देर में। अब सेल के अंदर कोई ना कोई हलचल हो रही है, सोडियम ने एंट्री मारना चालू कर दिया, इसके वजह से ये अंदर से पॉजिटिव हो गया। अब इस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, और इसका वैल्यू होता है +45 मिलीवोल्ट्स, और रेंज के हिसाब से पकड़े हैं तो ये +30 से लेकर +60 मिलीवोल्ट्स तक हो सकता है। और इसका फुल फॉर्म मैं यहां लिखता हूं, इसको हम लोग बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। ओके, RMP वॉज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसका वैल्यू था -70, अंदर से नेगेटिव। अब एक्शन पोटेंशियल अंदर से पॉजिटिव, जब तू आराम कर रहा था तब लाइफ के अंदर नेगेटिविटी थी, अब तू कर्म कर रहा है लाइफ में पॉजिटिविटी है, उसका वैल्यू है +45 मिलीवोल्ट का। अच्छा, अब क्या हुआ ना, जो पोलैरिटी पहले था अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, वो पोलैरिटी हमने निकाल दिया, ये कंडीशन निकाल दिया ना, और इसको रिवर्स कर दिया, यानी पोलराइज्ड स्टेट को निकाल दिया हमने और उसको रिवर्स कर दिया। इसीलिए जब भी कोई सेल एक्शन स्टेट में रहता है ना, उसको हम लोग डीपोलराइज्ड स्टेट भी बोल सकते हैं। अब मैंने तुझे हाईफाई लैंग्वेज दे दिया बेटा, जब भी कोई सेल आराम कर रहा है उसको पोलराइज्ड स्टेट भी बोल सकते हैं, और जब भी कोई सेल काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, एक्शन में है, तो उसको डीपोलराइज्ड स्टेट भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर है बेटा? अच्छा, अब सोचो ना, ये सेल, अगर ये सेल, इसका शेप मैं चेंज करूं, अगर ये सेल समझो मसल है, सो एक्शन कर रहा है यानी काम कर रहा है, तो काम कर रहा है, मसल का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन।
अगर यही सेल समझो न्यूरॉन है, एन लिख देता हूं शॉर्ट में, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का क्या काम है? इंपल्स बनाएगा, राइट, यानी इंपल्स को जेनरेट करेगा और इंपल्स को कंडक्ट करेगा। ओके, सो ये सेल ना, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है बेटा, सारे सेल के साथ इस तरह का मैकेनिज्म होता है बेटा। ओके, अब इतना होने के बाद ये सेल काम करने के बाद, समझो अगर मसल है तो इसने कॉन्ट्रैक्शन मार लिया, अगर न्यूरॉन है तो इसने इंपल्स बनाया या तो फिर इंपल्स को कंडक्ट किया। अब काम करने के बाद सेल तुरंत वापस कोई काम नहीं करेगा, उसको थोड़ा आराम चाहिए ताकि वो वापस से अपने नॉर्मल कंडीशंस को रिस्टोर करे और संतुलन बनाए रखे। सो इमीडिएटली इसके बाद ना एक लैग फेज आ जाता है, यानी कुछ समय के लिए जरा भी काम नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये क्या हो गया ना कि तू घर पे आराम कर रहा था, तुझे मम्मी ने काम दिया कि बोला जा नीचे जा ब्रेड लेके आ, नाउ यू आर पुट टू एक्शन, तू गया नीचे गया ब्रेड लेके आ, यानी तूने अभी जस्ट काम किया, मसल ने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया, या तो फिर अगर न्यूरॉन है तो उसने अभी जस्ट इंपल्स जनरेट किया और कंडक्ट किया। अब जैसे ही तू ब्रेड लेके आया, मम्मी ने तेरे को बोला जा तू वापस जा नीचे शक्कर लेके आ, तो तू बोलेगा अब मैं तुरंत नहीं जाएगा, अब मैं थोड़ी देर पहले आराम करेगा, थोड़ा बैठ जाने दो, मुझे सांस ले लेने दो, थोड़ा बायो पढ़ लेने दो। ओके, फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद जब तू वापस से नॉर्मल रिस्टोर हो जाएगा, देन यू विल गो बैक। सो अब जब कोई भी सेल जस्ट काम कर चुका है ना, ओके, उसके बाद अगर हम लोग उसको वापस से उकसाएंगे कि तू तुरंत काम कर, तो तुरंत काम नहीं करेगा। उसके अंदर जो सोडियम पोटेशियम का चेंज हुआ है ना, पहले वो उसको वापस से रिस्टोर करेगा, नॉर्मल लाएगा बेटा। देखो कैसे। सो अब ये काम करने के बाद अब क्या होता है ना, नेक्स्ट, दैट इज बेसिक नंबर 4। अब बेसिक नंबर 4 में हमको ये सीखना है, सोडियम चैनल ओपन हुआ था, अब पोटेशियम चैनल ओपन हुआ। ओके, और सोडियम चैनल धीरे धीरे बंद होएगा, सोडियम चैनल क्लोजेस स्लोली। अब पोटेशियम चैनल के खुलते ही, जैसे ही पोटेशियम चैनल खुलेगा बेटा, ओके, अब पोटेशियम का मेन फंक्शन देखो, पोटेशियम चैनल जैसे ही खुला तो सेल के अंदर जितना भी पोटेशियम भरा था वो बाहर की तरफ आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सेल में से पोटेशियम निकलना चालू हो जाएगा। तो सेल के अंदर जो पोटेशियम था, अब पोटेशियम चैनल खुल गया ना बेटा, तो पोटेशियम बाहर आना चालू हो जाएगा। अब जैसे ही पोटेशियम बाहर आना चालू होगा, यानी थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव आयोन्स बाहर आ रहा है, और ये पोटेशियम चैनल अचानक से खुलता है ना, तो थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत पोटेशियम को बाहर भेजना चालू करता है, फटाफट फटाफट कि चलो निकलो निकलो निकलो, बाहर निकलो। और ये पॉजिटिव जब बाहर निकलते जाएगा तो अंदर का पॉजिटिव जो था अब वापस से नेगेटिव होगा बेटा। अब ये वापस से नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव करने का एक और तरीका ये है, सोडियम चैनल धीरे धीरे बंद हो रहा है, यानी ये सोडियम जितना तेजी से आ रहा था और अंदर पॉजिटिविटी को कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो सोडियम अब स्लोली स्लोली आने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके सोडियम आ रहा है और पोटेशियम जबरदस्त निकल रहा है, धपाधप बाहर निकल रहा है। आवाज नहीं आएगा बेटा, ओके, फास्ट बाहर निकलता है, इमोशन समझा करो। सो पॉजिटिव आयोन्स बहुत निकल रहे हैं और पॉजिटिव आयोन्स कम आ रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम चैनल खुला है और सोडियम चैनल धीरे धीरे बंद हो रहा है, इसलिए सेल अब वापस से अंदर से नेगेटिव हो जाएगा। सो अब ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट था ना, ये वापस इसकी तरह हो रहा है, वापस उसकी तरह हो रहा है, दैट मींस दिस इज रीपोलराइज्ड स्टेट। ओके, सो अब इस लैग फेज में, रिफ्रैक्टरी पीरियड में, जहां सेल आराम कर रहा है ना, अब सेल अपने बैलेंस, अपने संतुलन को वापस बनाए रखने की कोशिश करता है, तो उसने ना कुछ भी करके अब अंदर से नेगेटिविटी पा लिया और ये पॉजिटिव आयंस को बाहर फेंक के बाहर के चार्ज को पॉजिटिव कर लिया, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव। सो अब सेल वापस से ऐसा हो गया, अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव। बट ये तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव उसने अचीव कर लिया,
बट इस तरह का कंडीशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका पोटेशियम बाहर आ गया और सोडियम थोड़ा बहुत अंदर है, अभी पोटेशियम बाहर है। तो अब क्या होगा ना, इस रिपोलराइज्ड स्टेट के तुरंत बाद ये काम करना चालू करेगा, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ऑपरेट्स यानी काम करना चालू करता है बेटा। फिर ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जब काम करता है तो ये क्या करता है बेटा, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। सो 2 पोटेशियम को अंदर लेगा और अंदर जितना भी सोडियम था 3 पोटेशियम को बाहर फेंकेगा। तो ऐसा कर करके एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा और सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होगा। और फिर इसको कंपेयर करो, देखो अब सेल जैसा आराम कर रहा था वैसे कंडीशन में वापस आ गया। सो जैसे ही ये वाला बैलेंस रिस्टोर हो जाता है, अब ये सेल दोबारा रेडी है उत्तेजित होने के लिए, अब ये सेल दोबारा रेडी है एक्साइट होने के लिए, काम करने के लिए। सो यहां पर हमारा बेसिक नंबर 4 फिनिश होता है बेटा। और बेसिक नंबर 4 हमको ये सिखाता है कि पोटेशियम चैनल खुला, सोडियम चैनल धीरे धीरे बंद हो रहा है। फिर जैसे ही ये पोटेशियम बाहर आ जाता है, ओके, पोटेशियम चैनल बंद होता है, फिर सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करता है और इस बैलेंस को वापस से रिस्टोर कर देता है। ये वाला सेक्शन सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव को रिस्टोर कर रहा था, बट सोडियम पोटेशियम पंप काम करके आयोन्स को भी, जो आयोन जिधर होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में जैसा था उसको वापस वैसा ले आता है। इतना स्प्राइट है, बोले तो क्लियर है। ओके, अब देखा, अब टॉपिक एकदम हाई लेवल पे उड़ा देगा। अब इसका बैंड बजाते हैं, पूरा बारात निकालते टॉपिक का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे ये सब जो हमने सीखा, ये एक सेल है और मैंने क्या कहा था, ये सेल, अब सोचना यही सेल को अगर मैंने खींच लिया तो ये मसल का सेल हो जाएगा, एक मसल का फाइबर हो जाएगा। और यही सेल का अगर शेप मैंने चेंज कर दिया तो ये अल्टीमेटली न्यूरॉन हो जाएगा। तो मान के चलते हैं, टॉपिक के हिसाब से चलते हैं। तो ये सेल एक न्यूरॉन है, ओके। यानी देखना, ये जो सर्कल है ना, अब मैंने इसको नीचे से खींचना चालू किया तो वो उसका एक्सॉन बन जाएगा। फिर यहां से उसको दबा दिया तो ये उसका साइटोन बन जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, डेंड्राइट्स, और यहां उसका न्यूक्लियस, ओके, राइट। सो ये बेसिक सा न्यूरॉन हो। अब ये उसका साइटोन, उसका न्यूक्लियस, और ये उसका डेंड्राइट्स। अब इसका जो एक्सॉन है ना, इसके एक्सॉन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है उसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तीनों का नेमिंग कर देते हैं बेटा, ए बी सी, ए बी और सी। सो ये जो पूरा का पूरा न्यूरॉन है ना, स्टार्ट से लेके यहां तक, ये इसका फर्स्ट सेगमेंट है, दैट इज ए, ये उसका सेकंड सेगमेंट है बी, और ये उसका लास्ट सेगमेंट है सी। अब इसमें से ये जो टुकड़ा ना इतना, इसका शेप वापस चेंज कर दो, सर्कल कर दो और इमेजिन करो ये वाला कंडीशन। सो क्योंकि न्यूरॉन भी अल्टीमेटली एक सेल है बेटा, हाँ वो तो लंबा सेल है ना बेटा, तो हम लोग उसके पार्ट्स कंसीडर करते हैं, 1 पार्ट एट अ टाइम, ओके। सो अब इतने पिक्चर के साथ ए वाले सेगमेंट के साथ क्या होगा वो देखते हैं। अब ए वाला सेगमेंट शुरुआत में आराम कर रहा है, ओके, शुरुआत में आराम कर रहा है, यानी वो रेस्टिंग कंडीशन में बेटा, ओके, रेस्टिंग कंडीशन में है, यानी अंदर से नेगेटिव होगा और बाहर से पॉजिटिव होगा। कर देते हैं, नेगेटिव अंदर से, यानी एक्सोप्लाज्म अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव।
राइट बेटा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, शुरुआत में वो कौन से स्टेट में है, वो है पोलराइज्ड स्टेट। तो ये पूरा न्यूरॉन आराम कर रहा है, तो बी वाला सेगमेंट भी आराम कर रहा है, वो भी अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव है। सी वाला भी आराम कर रहा है, अंदर से नेगेटिव है। अब जब तू आराम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो तेरे जिंदगी के अंदर नेगेटिविटी और सारी पॉजिटिविटी बाहर ना। ओके, सो बी वाला पार्ट भी पोलराइज्ड है, सी वाला पार्ट भी पोलराइज्ड स्टेट में। अब इस न्यूरॉन को किसी ना किसी तरह का स्टिमुलस मिला, एस यानी स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, वो स्टिमुलस टच का एहसास हो सकता है। ओके, वो स्टिमुलस कोई ना कोई स्मेल हो सकता है बेटा, वो स्टिमुलस लाइट हो सकता है यानी विजन से रिलेटेड हो सकता है, वो स्टिमुलस कोई ना कोई टेस्ट हो सकता है बेटा। ओके, अब इसमें सारे सेंस ऑर्गन कवर करते हैं, समझो यहां से एक और डेंड्राइट निकल रहा है। ओके, सो वो स्टिमुलस कोई ना कोई साउंड हो सकता है। तो जैसे ही कोई आवाज आई, तो जैसे वो कानों के कोई ना कोई नस, उसके अंदर कोई ना कोई न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्टिमुलेट करेगा। हमने कुछ सूंघा तो कोई ना कोई नाक के न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्टिमुलेट करेगा। लाइट कोई ना कोई न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्टिमुलेट करेगा। टेस्ट स्टिमुलेट करेगा। टच ठंडा है, गर्म है, पेन है, प्रेशर है, कोई टांचनी चुबो दिया हमको, कोई गरम लगा दिया। ओके, सो मेरे उंगली के अंदर जो नर्व है, उसके अंदर जो न्यूरॉन है, उसका जो डेंड्राइट है वो स्टिमुलेट होगा। सो अगर ये स्टिमुलेट हुआ ना, तो ए वाले सेगमेंट में अब हलचल होगी, यानी ए वाला सेगमेंट में अब इंपल्स बनेगा। और जब इंपल्स बनेगा, पहले तो ये आराम कर रहा था, राइट, अब ये काम करेगा, यानी अंदर से पॉजिटिव होगा, बाहर से नेगेटिव होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका सोडियम चैनल ओपन होगा। सो इसके बाउंड्री पे भी ना ऐसा सोडियम पोटेशियम चैनल्स होता है बेटा। ओके, अब सोडियम चैनल ओपन होगा ना, तो उसके वजह से सोडियम अंदर एंट्री मारेगा। सो अब ये अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा। सो जैसे ही कोई स्टिमुलस, कोई उकसाने वाला सिचुएशन न्यूरॉन को उकसाता है, तो उसका जो फर्स्ट सेगमेंट है ना, उसमें सोडियम का एंट्री होना चालू हो जाता है, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन होता है। तो अब ए वाले सेगमेंट में क्या होगा ना, ये सिचुएशन आ जाएगा, वो अंदर से पॉजिटिव होगा, बाहर से नेगेटिव होगा। तो अब ए में क्या हो रहा है, अंदर से ये पॉजिटिव हो रहा है और बाहर से ये नेगेटिव हो रहा है। और इस स्टेट को अब हम लोग पोलराइज नहीं, इसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड। सो ए वाला सेगमेंट कौन से स्टेट में है, अब डीपोलराइज्ड स्टेट में है। इतना क्लियर है बेटा। ओके, अब एक बात तुझे बता दूं कि इसी एक्सॉन को काटो, टेढ़ा करो, इधर रखो, ये उसका ए, बी और सी वाला पार्ट। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में इस तरह का डायग्राम दिया, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते ये पाइप क्या बना है। तो ये एक्सॉन का ही कटा हुआ टुकड़ा है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसे, अब हमारा मैसेज ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे मैसेज हम दिखाएंगे लेफ्ट से राइट जा रहा है, ए टू बी और बी टू सी। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में उल्टा दिखाया बेटा, पर कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। अब सेम सिचुएशन रिपीट करते हैं। ए, बी और सी शुरुआत में सब के सब आराम कर रहे थे, तो सब के सब अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव है। ए वाला भी अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव है। बट जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, तो ए वाला अब अंदर से पॉजिटिव हो गया और बाहर से नेगेटिव। यानी ए वाला जो है, अब मैं इसको शेड कर देता हूं, अब सारा इंपल्स, जो भी हलचल है वो यहां है, यानी सारा मैसेज अब यहां है। अब मैसेज ए से बी में जाएगा। ओके, अब मैसेज ए से बी में क्यों जाएगा, उसका रीजन देखो। अब ए वाला अंदर से पॉजिटिव है और बी वाला तो अभी भी अंदर से नेगेटिव है ना। अब बेसिक सा साइंस है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, winds will flow from area of higher pressure to area of lower pressure, current will flow from higher potential to lower potential। अब करंट में भी इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम आयॉन्स ही तो मूव होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस में। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुमने पढ़ा है ये।
उसी तरह से हमारे शरीर में जब न्यूरॉन में संदेश, जब न्यूरॉन में मैसेज, एक मैसेज जब एक न्यूरॉन से झपकते हुए दूसरे न्यूरॉन में जाता है ना, सो एक तरह का बहुत लो वोल्टेज वाला बिजली की तरह करंट ही दौड़ता है बेटा, ये याद रखना है तुमको। अब यहां क्या हो रहा है ना कि देखो ये हायर पोटेंशियल पे और ये नेगेटिव, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो डेफिनेटली अब मैसेज यहां से ऊपर और कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, ये मैसेज यहां से सिर्फ यहीं पर आएगा। सो अब मैं एरो कर देता हूं कि अंदर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे ना तो मैसेज अब यहां आने वाला है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी बेटा। ओके, यहां अगर हम लोग देखें तो मैसेज ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला है, और यही मैसेज को अगर हम लोग मेम्ब्रेन के बाहर देखें, सो मेम्ब्रेन के बाहर तो ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे, सो मेम्ब्रेन के बाहर ये करंट ऐसा फ्लो होगा, जस्ट एज टू कंप्लीट द सर्किट। अब ये भी तुमको है ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा ना कि अंदर के तौर पे करंट कहां से कहां जाएगा, तो याद रखना पॉजिटिव से नेगेटिव, सो अंदर के तौर पे ए टू बी जाएगा, और मेम्ब्रेन के बाहर देखेगा तो बी टू ए जाएगा। एनीवे मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात यह है कि जिस तरह का स्टिमुलस आया है उस स्टिमुलस की वजह से ए में हलचल हो गई, ए गया डीपोलराइज्ड स्टेट में, बी और सी तो अभी भी आराम कर रहा है पोलराइज्ड स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में। अब ये मैसेज ए से बी की तरफ आएगा। अब जैसे ही मैसेज बी वाले में आएगा, यानी इस वाले सेगमेंट का ये सेगमेंट जब काम करेगा, when it is put to action, तो इसका भी सोडियम चैनल खुलेगा और सोडियम इसके अंदर एंट्री मारेगा, इसके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाएगा। सो अब बी वाला अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर से नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और जैसे ही मैसेज यहां उतरा, यानी अब बी वाले में हम लोग चेंजेस कर देते हैं, बी वाला अंदर से पॉजिटिव हो रहा है और बाहर से नेगेटिव हो रहा है। ओके, तो अब स्टार्टिंग में मैसेज ए वाले के पास था, अब ये मैसेज कहां आया, बी वाले सेगमेंट पे आया बेटा, उसको शेड कर देता हूं मैं। और जैसे ही मैसेज यहां आता है ना, तो ए वाले के साथ क्या होगा, अब ए वाले के साथ ये सिचुएशन होगा, ए वाला जाएगा रीपोलराइज्ड स्टेट में, उसका पोटेशियम चैनल खोलेगा, सारा पोटेशियम बाहर फेंकेगा ताकि वो अंदर से वापस नेगेटिव होगा। तो ए वाला अब अंदर से, इसको चेंज करें बेटा, ए वाला अब अंदर से नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और बाहर से पॉजिटिव होगा बेटा। सो मैसेज जैसे ही अब बी वाले के पास आया, तो बी वाला अब गया डीपोलराइज्ड स्टेट में और ए वाला गया रीपोलराइज्ड, यानी यहां से मैसेज गुजर चुका है बेटा, ये समझा। सो बी वाला अब डीपोलराइज्ड स्टेट में है, ए वाला रीपोलराइज्ड स्टेट में है, और सी वाला पोलराइज्ड, यानी सी में अभी तक कोई हलचल हुई नहीं है। अब सेम चीज यहां रिपीट करो, देखो सी वाला सेम कॉपी करते हैं, अंदर से नेगेटिव है, आराम कर रहा है, बाहर से पॉजिटिव है। ओके, मैसेज यहां पर है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगा बेटा, ये पॉजिटिव है ना, राइट। तो अब मैसेज कहां को बढ़ेगा, बी से सी की तरफ बढ़ेगा, और मेम्ब्रेन के बाहर देखोगे तो सी से बी की तरफ बढ़ेगा। अब जैसे ही सी वाले पार्ट में हलचल होना चालू होगा, तो सी वाले पार्ट में सेम चीज होगा बेटा, सी वाला फिर अंदर से पॉजिटिव होगा, अब ये अंदर से नेगेटिव था ना, तो यहां हम दिखाएंगे सी वाला अब अंदर से पॉजिटिव हो रहा है और बाहर से नेगेटिव हो रहा है, यानी अब मैसेज कहां पर है, अब मैसेज इस वाले टुकड़े के पास है, यानी वर्टिकली देखेंगे तो मैसेज कहां है, इसके पास है। और बी वाले के साथ क्या होगा, बी वाले के साथ ये कंडीशन वापस होगा बेटा। सो बी वाला जो अंदर से पॉजिटिव था, अब वो वापस अंदर से नेगेटिव हो जाएगा और बाहर से पॉजिटिव। ओके, और ये अंदर से नेगेटिव और बाहर से। यानी अब ए और बी जो है ना, ये लोग में से मैसेज आके गुजर गया, तो ये दोनों कौन से स्टेट में गए, अब रीपोलराइज्ड स्टेट में है, ए और बी दोनों भी बेटा। और सी वाला कौन से स्टेट में है, सी वाला है डी पोलराइज्ड स्टेट में। ऐसा कर करके मैसेज आगे की तरफ बढ़ता है बेटा। अब ये क्या है ना, ये तो पूरा का पूरा न्यूरॉन है, उसका पूरा का पूरा एक्सॉन है, पर कुछ कुछ न्यूरॉन में माइलिन शीट होता है बेटा, समझो ये माइलिन शीट है, समझो ये दूसरा माइलिन शीट है, फिर समझो ये तीसरा माइलिन शीट है। अब माइलिन शीट क्या करता है ना, हाँ खाली ये दो साइड से नहीं होता है, ये कैसा एक बाम्बू है,
उसके सब तरफ मैंने ऐसे स्पंज वाला मटेरियल लपेट दिया, तो माइलिन शीट सब तरफ होता है बेटा, यानी ये साइड भी है, ये साइड भी है, आगे भी होगा और पीछे की तरफ भी होगा। तो ये पूरा माइलिन शीट वाला एरिया, ओके, ये पूरा माइलिन शीट वाला एरिया पूरा ढका हुआ है सब तरफ से, चारों तरफ से। बोर्ड पे हम लोग सिर्फ दो तरफ से दिखाते हैं क्योंकि बोर्ड ना 2 डायमेंशनल है, चपट है, फ्लैट व्यू, ओके, बट वो 3 डायमेंशनल रहता है बेटा। तो ये पूरा माइलिन शीट से ढका हुआ है। अब माइलिन शीट क्या करता है ना, इतने सेल के टुकड़े में, ओके, ये सेल है, आजू बाजू में माइलिन शीट है सब तरफ, तो वो सोडियम पोटेशियम को आने जाने नहीं देता है माइलिन शीट। इसीलिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, अब मैं यहां लिख देता हूं, इसके पास माइलिन शीट है इसलिए इसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और यू कैन कॉल इट एज माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम को एक्सचेंज करने के लिए कौन सी जगह बची है, ये जगह बची है, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ओके, राइट। सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में अब ये जगह में समझो, ये शुरुआत में अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव है, ओके, ये भी शुरुआत में अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव, यानी ये न्यूरॉन आराम कर रहा है पोलराइज स्टेट में, अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव। अब जैसे ही इसको कोई ना कोई स्टिमुलस मिला, चाहे टच हो, साउंड हो, स्मेल हो, लाइट हो, टेस्ट हो, तो ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा बेटा और बाहर से नेगेटिव हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में ये पोलराइज स्टेट में था, अब ये गया डीपोलराइज्ड स्टेट में, ओके, और ये दोनों अभी भी पोलराइज्ड स्टेट में, यानी पहले सिचुएशन जैसे। फिर उसके बाद यहां तो कोई एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, फिर डायरेक्टली एक्सचेंज यहां पर होगा। तो इसमें क्या होता है, अब मैसेज जंप कर रहा है फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर। अब यहां उस तरह की हलचल होगी तो ये अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा बेटा और बाहर से नेगेटिव, यानी अब ये वाला पार्ट काम कर रहा है, पूरा स्टिमुलस, पूरा का पूरा इंपल्स, मैसेज, संदेश यहां पर है बेटा। सो ये डीपोलराइज स्टेट में है और ये पहले वाला वापस से नॉर्मल हो जाएगा, अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव, और इसको हम लोग बोलेंगे रीपोलराइज स्टेट। और सी वाला पॉइंट तो अभी भी आराम कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद जब मैसेज यहां से यहां आएगा तो इतने पार्ट को ना तुम सेल समझ लेने का, फिर इसके साथ ये वाला सिचुएशन होगा। अब इसको जब काम करना पड़ेगा तो इसको अंदर से पॉजिटिव होना पड़ेगा बेटा और बाहर से नेगेटिव होना पड़ेगा, समझ रहा है, ओके, राइट। फिर ये जाएगा डीपोलराइज स्टेट में, तब हम बोलेंगे मैसेज ने जंप किया फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर। और इस तरह के कंडक्शन को हम लोग बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, और ये कंडक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होता है बेटा, साल्टेटरी कंडक्शन विच इज कंपैरेटिवली फास्ट। सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में द मैसेज जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ओके, अब देखो यहां पर है ना, मैंने बहुत ही शॉर्ट में डायग्रामेटिक तरीके से तुमको 5 पॉइंट में बहुत भारी कॉन्सेप्ट निपटा दिया बेटा। मे भी इस तरह का मटेरियल तुझे शायद कहीं मिले नहीं, बिकॉज ये अवस्थी सर ने अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाया। अब मैं तेरे को इसका कोर कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा, और तुझे एहसास दिलाने की कोशिश करता हूं कि बायोलॉजी मेरे लिए क्या है, और क्या तुझे भी ये फील होता है कि बायोलॉजी इतना डिटेल और इतना अमेजिंग सब्जेक्ट है। क्यों हम लोग इसको योयो बायो बोलते हैं बेटा? अब इसकी मेन बात सुन, ये कैसा हो जाता है ना कि जब भी हम कुछ देखते हैं, दैट इज लाइट, कुछ टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, कुछ सुनते हैं, या तो कुछ छूते हैं। अभी कुछ ठंडा छूते बराबर हमको एहसास हो जाता है, हाँ ये ठंडा है, हाँ इसने मेरे को टच किया, हाँ ये पिन चुबो दिया। तो ये जो एहसास हो रहा है, कुछ स्मेल किया तुरंत एहसास हो गया, कुछ देखा तुरंत पता चला हाँ ये है, कुछ सुना तुरंत पता चला। क्यों? क्योंकि ये सब स्टिमुलस जब हमारे बॉडी में आते हैं तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई नर्व, उसके अंदर कोई ना कोई न्यूरॉन को ये उत्तेजित करते हैं बेटा। और उस न्यूरॉन के स्टार्टिंग वाले टुकड़े में शुरुआत में वो आराम कर रहा होता है, अंदर से नेगेटिव होता है, बाहर से पॉजिटिव होता है। उसके बाहर की तरफ सोडियम बहुत ज्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम बहुत ज्यादा है। और जैसे ही कुछ देखना, कुछ सूंघना, कुछ छूना, ठंडा, गरम, दर्द, पिन चुभोना, ओके, या तो फिर कुछ टेस्ट करना,
किसी भी तरह का स्टिमुलस, कोई ना कोई एक्साइटिंग फैक्टर जब ये न्यूरॉन को उत्तेजित करता है ना, तो ये न्यूरॉन इस सेल की तरह बिहेव करता है। ये अपना सोडियम चैनल खोल देता है, सारा सोडियम को अंदर ले लेता है और अंदर से पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे ये आयोन्स अंदर आ जाते हैं ना, ओके, इसका पोलराइज्ड स्टेट डीपोलराइज्ड हो जाता है। और इस आयोन्स के मूवमेंट के हिसाब से इसमें बिजली जैसा उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं इंपल्स। तब हम लोग बोलते हैं कि ये संदेश, ये मैसेज शुरुआत में इस वाले टुकड़े पे है, फिर वही चीज नेक्स्ट वाले टुकड़े के साथ होता है। ओके, नेक्स्ट वाला टुकड़ा वापस से क्या करता है ना, सोडियम को अंदर लेने की कोशिश करता है बेटा। ओके, और बाय द टाइम पहला वाला टुकड़ा जाता है रीपोलराइज्ड स्टेट में, यानी ये थर्ड वाले सिचुएशन में बेटा। और ऐसा ऑल्टरनेट डीपोलराइज रीपोलराइज कर करके मैसेज इंपल्स शुरुआत से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। शुरुआत में जब मैसेज आया तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन, और बाद में मैसेज जब बी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में, फिर उसके बाद साइनैप्स आता है। साइनैप्स क्या है आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। वो साइनैप्स में केमिकल रिलीज होता है, फिर मैसेज आगे बढ़ता है, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में आता है, नेक्स्ट न्यूरॉन में भी सेम स्टेप रिपीट होता है। ऐसा कर करके वो न्यूरॉन मैसेज लेके जाता है या तो ब्रेन के पास या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, खास करके ब्रेन इज द बॉस। फिर वो ब्रेन उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और उसको पता चलता है, हाँ ये ठंडा है, हाँ ये सुगंध है, हाँ ये विजन है, हाँ इसने मुझे ये बोला, अब मुझे ये करना चाहिए। सो ये जो एहसास होता है, ये एहसास हमको क्यों होता है, ये सेंसेशन हमको क्यों होता है, ये फील हमको क्यों होता है? क्योंकि किसी भी तरह का इस तरह का हलचल, इस तरह का स्टिमुलस जब आता है, तब न्यूरॉन के सबसे पहले टुकड़े में जो पोलराइज्ड स्टेट है वो डीपोलराइज होता है। और ये ऑल्टरनेट डीपोलराइज रीपोलराइज कर करके मैसेज को भेजता है बॉस के पास, ब्रेन के पास। फिर ब्रेन उसको समझता है और उसको पता चलता है ये किस तरह का संदेश है और मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए। फिर ये मैसेज धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और मैसेज जब आगे बढ़ता है, एक न्यूरॉन खत्म हो जाता है तो एक गैप आता है जिसको बोलते हैं साइनैप्स। और साइनैप्स के बारे में सीखने के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएगा, लेक्चर का रंग चढ़ते जाएगा। I cannot tell you, biology is extremely amazing. The detailing of this subject is extremely amazing. जब रियल मायने में मैं तुझे एहसास दिला दूंगा ना कि बॉडी कैसे फील करता है, मैसेज और आगे कैसे जाता है साइनैप्स के लेक्चर के बाद, पागल हो जाएगा। So that's all for today's lecture. जाओ लोगों को भी बताओ, दाढ़ी वाला अवस्थी सर आया था, बायो से प्यार करता है। और अगर तुम भी बायो से प्यार करते हो, नोट्स बनाओ अच्छे से, डायग्राम प्रॉपर्ली कॉपी करो, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ो, सबका सब इजी हो जाएगा। और फील करो, फील द सब्जेक्ट, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।